नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ अगले आधे घंटे के सफर में मैं याशु गांधी। और हमारा आज का विषय है सीखने की समस्या, डिसलेक्सिया। आमतौर पर मस्तिष्क के जरिए कोई भी नई चीज सीखी और याद रखी जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में सीखने और पढ़ने में समस्या पेश आती है। दरअसल अक्षरों के लिखित रूप और उनके उच्चारण के संबंध की पहचान करने में दिक्कत के कारण अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती है और मेडिकल टर्म में इसी अवस्था को डिसलेक्सिया कहा जाता है। आखिर डिसलेक्सिया है क्या, किन वजह से होता है डिसलेक्सिया और कितने तरीके का होता है ये लर्निंग डिसऑर्डर, कैसे की जाती है इसकी पहचान, तमाम इसके जो अलग अलग पक्ष हैं, क्या इसका समाधान है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होता है, जिसमें 3 से 15 साल तक के बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में काफी मुश्किल होती है। इसकी वजह से बच्चे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों को बोल भी नहीं पाते, और ऐसे में उन्हें जरूरत होती है अपनों के प्यार और साथ की। कई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंटर फॉर डिसलेक्सिया के फाउंडर रमा टंडन, जो कि डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट है। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सत्येंद्र वालिया जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डिसलेक्सिया के बारे में आगे बढ़ने से पहले और कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी मिसेस वालिया आपसे कि किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब हमें पहले फर्स्ट स्टेप, प्राथमिक चरण में पता होता है कि ये समस्या है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि एक आम इंसान एज एन पेरेंट्स या फैमिली मेंबर पता कैसे चले, डायग्नोज कैसे हो कि डिसलेक्सिया है क्या और पता कैसे करें। डिसलेक्सिया एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपकी बुद्धि जो है, यानी इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो एक नॉर्मल एवरेज रेंज में है। यानी बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, उसको कोई माइलस्टोन डिले नहीं होते हैं, वो बोलना टाइम से करता है, चलना टाइम से करता है। लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं परेशानी आने लगती है। जब हम उसको शुरू में प्री स्कूल में जाते हैं या छोटे स्कूल में जाते हैं, 4 साल की उम्र में, अगर उनको लेटर पढ़ने में परेशानी आ रही हो, लेटर जैसे कि चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, अक्षर के नाम सही से याद नहीं रहते हो, या उनको साउंड्स जो होती हैं, जो जिसको हम फोनिक स्किल्स बोलते हैं, उसमें परेशानी आ रही हो, जिनको हम अर्ली रीडिंग स्किल्स बोलते हैं, अगर उसमें परेशानी आ रही है तो वो डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ साइंस जो कुछ बच्चों में काफी कॉमनली देखे जाते हैं वो होते हैं, कई बच्चों का बोलना लेट होता है, वो लोग थोड़ी 3 साल की या 4 साल की उम्र में बोलना शुरू करते हैं। कईयों को अपना हैंडेडनेस फॉर्म नहीं होती है कि लेफ्ट यूज करें राइट यूज करें, कंफ्यूजन रहता है, चप्पल उल्टी पहनना। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो शुरू से आप देख रहे होते हैं कि ये कारण हो सकते हैं बाहर बड़े होकर लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर वालिया, यानी कि अगर एक बार समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग, शायद कुछ है, भले ही वो चीज समझ में ना आ रही हो, तो बाद में इसका डिस्कशन किया जाए, इससे टेस्ट किए जाए, इस विषय पे मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन अभी रमा जी से मैं जानना चाहूंगी कि जब आपके पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से आप डील करती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से डीलिंग होती है, तो जब उनको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, उस लेवल पे आपके पास आते हैं या तब भी वो डाउटफुल होते हैं, इसके बारे में बताइए। नहीं, बहुत बार होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिखाई नहीं देता शरीर में, तो उनको लगता है शायद कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि वो वेट करते हैं कि शायद क्लास 1 में नहीं, क्लास 2 में ठीक हो जाए, क्लास 3 में ठीक हो जाए, तो ये दिक्कत होती है। और दूसरा, टीचर्स लोगों को आजकल के काफी सारे, उनको आइडेंटिफिकेशन का ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो पता नहीं, समझ नहीं पाते। तो 5-6 साल तो कोई नहीं आता, मतलब 5 या 6 साल का बच्चा तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये ज्यादातर देखा जाता है क्लास 3 या क्लास 4 में। तब उनको लगता है कि अच्छा अभी तक क्लास 3 है, लेकिन अभी भी बी और डी में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, अभी भी ये सिंपल वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे कि अपने क्लास के बच्चे जो 8 या 9 साल के,
वो सेंटेंसेस रीड कर रहे हैं, किताबें रीड कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो अभी तक ABCD भी परफॉर्मेंस पूरी तरह नहीं लिख पा रहा धीमे कम है। Yes. अच्छा, एक चीज और, ऑफिशियली लीगली स्कूल्स ऐसे टेस्ट, हालांकि इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता है कि क्लास में 25 या 30 बच्चे हैं तो उसमें से किन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नीड है या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल एजुकेटर। लेकिन जब बात पर्टिकुलर डिसलेक्सिया की होती है, उसका टेस्ट नहीं होता, तो जब ये चीज ऑफिशियली या लीगली नहीं होती तो भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पता नहीं चल पाता। नॉर्मल केस में अगर 30 बच्चे हैं जी, सो इट इज डेफिनेटली के 10% में कोई ना कोई डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, सिर्फ 30 बच्चों में से 3-4 बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब लर्निंग डिसेबिलिटी 2-3 तरह की होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया जिसमें लिखने की प्रॉब्लम हो, डिसकैलकुलिया हो गया जिसमें गणित की प्रॉब्लम हो, सम्स की प्रॉब्लम हो, नंबर्स की प्रॉब्लम, तो होता ही होता है क्लास में। 30 अच्छा, बच्चों में तो कम से कम लेकिन 3-4 बच्चों को होगा ही। लेकिन उनका सिवियरिटी लेवल अलग अलग हो सकता है। कई बच्चों को माइल्ड होता है तो वो कॉम्पनसेट कर पाते हैं, कईयों को ज्यादा होता है। जो अगर 10% को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन उसमें से 3 या 4% होते हैं जिनका सिवियरिटी लेवल ज्यादा होता है, और बाकी लोगों को मे बी माइल्ड या मॉडरेट होता है, तो वो लोग कॉम्पनसेट कर पाते हैं। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अगर आपकी मेमोरी से आप अपने कॉम्पनसेट कर पाते हैं। आमतौर पे हमें कहते हैं कि कमजोर है बच्चा क्लास में, इतने बच्चे लेकिन ये कमजोर है, लेकिन वो कमजोर जो शब्द बोला जा रहा है वो एग्जैक्टली उसका रीजन क्या है वो कई बार डायग्नोस नहीं हो पाता है, और मे बी उसका रीजन ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीमारी नहीं है जो कि प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या कुछ वजह हो सकती है, सॉल्यूशन क्या है अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में आपसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। सीखने की समस्या डिसलेक्सिया, ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। इनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रमा जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में 20 या 30 बच्चे हैं और हम कुछ बच्चों को इस कैटेगरी में रखते हैं कि थोड़े कमजोर हैं। अच्छा, आमतौर पे जब एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है गोल्डन टाइम, जैसे किसी दुर्घटना के बाद जो फर्स्ट एड दी जाती है, वो जो टाइम होता है, समहाउ वही सिचुएशन होती है कि हमें डायग्नोज करने में ही इतनी देर हो रही है, तो हम फर्दर कैसे आगे बढ़े? मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश संक्षेप में सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही टीचर को या माता पिता को थोड़ा सा भी शक हो जाए कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, उसका जो दोस्त है वो तो एकदम अच्छी तरह रीडिंग कर रहा है, फर्स्ट क्लास कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे को अभी भी अक्षर याद करने में, लिखने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसी समय बिल्कुल वेट ना करे, कि ये ना सोचे कि अरे ये थोड़ा सा आलसी है या थोड़ा से और मेहनत कर लेगा, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं करे। इस बेस्ट के जितनी जल्दी आप असेसमेंट कर लो, जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर लो, और वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, और ये असेसमेंट 6 साल 7 साल की एज में हो जाता है। ऑफ कोर्स। अगर हम देश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कुछ प्रमुख ऐसी जगह, संस्थान जहाँ पे ये टेस्ट होते हो? यस, जी, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक RML, एम्स हॉस्पिटल, दे आर, उनके पास ये सब व्यवसाय है जहाँ पर ये टेस्टिंग हो सकती है। इनफैक्ट पेरेंट्स जो हैं वो पीडियाट्रिशियन से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पीडियाट्रिशियंस को मालूम होता है कि कहाँ पे भेजना है, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, जो वो गाइड कर देंगे कि उनकी टीम है कि कैसे डायग्नोज करना है। जैसे रमा ने बोला कि डिसलेक्सिया जो है लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इट इज नॉट दैट वी ट्रीट इट। हमें ये देखना होता है कि जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतनी जल्दी हम उस पर काम कर सकेंगे और बच्चा जो है सीख जाएगा। रीडिंग एक ऐसी चीज है जो उसको क्लासरूम टेक्निक से सीखी नहीं गई, लेकिन अगर हम रिमीडियल ट्यूटरिंग से या डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट की हेल्प लेके अगर हम उसको रीडिंग सिखा पाएंगे, और जितनी जल्दी सिखा पाएंगे उतना उसका पीछे रहने की जो वो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी, और बच्चे गैप जरा कम हो जाएगा। जैसे गैप बढ़ता नहीं जाएगा। जैसे क्लास 3 का बच्चा अगर वो जल्दी से शुरू कर दे लैंग्वेज थेरेपी, तो 1-2 साल में बिल्कुल रीड कर पाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक लेवल ये हुआ कि डायग्नोज हो गई प्रॉब्लम एक बार डायग्नोज हो गई, तो अब बात आती है फर्दर उसको कैसे, हाउ टू डील विद दिस फैमिली में, एज एन पेरेंट्स, एज एन रिलेटिव,
और स्कूल की जब हम बात करते हैं तो टीचर की, तो अगर आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से आप डील करती हैं, उनके पेरेंट्स से डील करती हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक, क्योंकि आमतौर पे मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम जो बात करते हैं, जो हम वर्ड बोलते हैं, एक उसकी मेंटल पिक्चर हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में बनती है, लेकिन जो इस तरीके के केसेस होते हैं उसमें वो पिक्चर क्रिएट नहीं होती, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता। ये जो डिस्कनेक्शन है, इसको कनेक्ट करने के लिए स्पेशल टेक्निक एजुकेशन की क्या होती है? सो जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं उसको कहते हैं मल्टी सेंसरी प्रोग्राम। मल्टी सेंसरी का मतलब है आप एक सेंसरी से ज्यादा सेंसरीज यूज कर रहे हो, जैसे कि ऑडिटरी, वीडियो, विजुअल एंड किनेस्थेटिक मोटर। सो इसमें क्या होता है कि आप ये 3 चैनल्स यूज करके एक थेरेपी प्रोग्राम आप वो कंडक्ट करते हो बच्चों के साथ। तो ये थेरेपी प्रोग्राम समझो 2 या 3 बार हफ्ते में करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप कुछ अपनी कुछ प्रॉप के जरिए भी आप कुछ बताती हैं, कुछ पढ़ाती हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चों में रिवर्सल्स होता है, ठीक है। जैसे जे है, बहुत सारे बच्चे इस तरह लिखेंगे, ये जे है जी, तो इस तरह के बजाय उनका ये कर्व उस तरफ चला जाता है, रिवर्सल हो जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि टैक्टाइल मोटर, किनेस्थेटिक टैक्टाइल मींस टच के द्वारा हम उनको सिखा रहे हैं। तो ये जे है, ये सैंड पेपर से काटा हुआ है, ये लो केस जे है, इसको आपने सैंड पेपर एक चार्ट पेपर पे चिपका दिया और ऑलमोस्ट एवरी डे ये अगर आप 5-10 मिनट भी प्रैक्टिस करें कि बच्चे अपने उंगलियां लेकर इसको ट्रेस कर रहे हैं, जे जे एंड ये सारे लेटर्स जिसमें ये पर जी भी बच्चे काफी बार इस तरफ लिखते हैं। तो ये ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हेल्प्स। ये सारे लेटर्स, ये अलग अलग टेक्निक है yes. जिसके थ्रू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितना मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, इस विषय के बारे में, कि जो लेटर्स होते हैं वो जंप अराउंड, एक वर्ड मैं यूज करी थी कि उसमें मैं पढ़ रही थी कि हाँ, कोई बच्चों को लगता है जब वो पढ़ रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं लेटर्स। ओके, हाँ, जैसे पढ़ते हैं तो एक कंडीशन कहा जाता है। तो उसमें भी जैसे अभी हमने ये लेटर्स लिए हैं, ये भी छोटे छोटे लेटर्स आप काट लीजिए और जैसे मैंने ये दिखा रही हूँ, ये लेटर्स जैसे ही बच्चा देखेगा अपने डेस्क पे वो उसको ट्रेस करेगा। सामने बैठा हुआ बच्चा अपने डेस्क पे ट्रेस करता है टी, सारे लेटर्स को। इट्स इजी एंड इट्स वेरी इजी। ये जे है, इसको देखेगा, अब बोलेगा जे और फिर ट्रेस करेगा। दिस रियली हेल्प्स। वो लेटर लेवल पे समझा, लेटर लेवल पे ये चीज समझ जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली भी कहा जाता है कि बहुत मासूम होते हैं बच्चे, बहुत ही टैक्टफुली उनको हैंडल करना चाहिए, और स्पेशली अगर कोई भी स्पेशल केस है, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे उनको लेजी नहीं बोलना है, उनको और भी बहुत सारे पॉइंट में चाहते हैं आप बताएं, क्योंकि स्कूलों में तो पता होता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते, बातों बातों में कंपैरिजन हो जाता है कि भाई ऐसा है, बहन ऐसी है, फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो उसका क्या ध्यान रखना चाहिए? लेबलिंग ना करे, मतलब ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि वो बोलेंगे कि मेरा बड़ा वाला तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, छोटा वाला तो बिल्कुल आलसी है, बिल्कुल डम है, सुनता नहीं है, नहीं करता। और ये एक बहुत जरूरी है कि ये बच्चों को सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो ये ना करे कि 2-3 इंस्ट्रक्शन साथ में दे दे, कि जैसे क्लासरूम सिचुएशन में भी जैसे टीचर्स बोलेंगी कि अभी साइंस का समझो क्लास चल रही है, आप अपनी साइंस की किताबें लाइए, फिर उसके बाद इंग्लिश की किताबें निकालिए, फिर उसके बाद पी जाना है तो बी यूनिफॉर्म चेंज करिए। ये 3 इंस्ट्रक्शन साथ में देने के बजाय एक इंस्ट्रक्शन एक बार पे दीजिए। टू ऐड ऑन दैट, होता ये है कि सिर्फ पेरेंट्स की और टीचर्स की बुराई करने से जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डिसलेक्सिया में सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हो जाती है। उनको मालूम होता है कि हम समझदार तो हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से उनका स्कूल में ना जाना बहुत बड़ा वो देखा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो अवॉइड करने लग जाते हैं, उनके पेट में दर्द, सर में दर्द होने लग जाता है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते, वो टीचर से होमवर्क छुपाने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को खुद कंफ्यूजन होती है कि मैं समझदार हूँ, मुझे आता है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं क्लास में नहीं परफॉर्म करता। अच्छा, समझदार हूँ, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि
एक होता है हाई आईक्यू लेवल हाई है और ये प्रॉब्लम है, एक मिड आईक्यू लेवल, और अगर लो आईक्यू लेवल है और उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताएं हमारे दर्शकों को। देखो वो अगर आपका आईक्यू लो है तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स बोलते हैं। तो उन बच्चों को सिर्फ पढ़ने में परेशानी नहीं आती है, उन बच्चों को रोजमर्रा की चीजें करने में भी परेशानी आती है, जैसे अपने डिसीजन लेने में, अपने कपड़े पहनने में, टॉयलेट ट्रेनिंग करने में। तो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स और डिसलेक्सिया जो है दो अलग अलग चीजें हैं। तो उसका इसीलिए असेसमेंट करना जरूरी होता है डायग्नोज करने के लिए कि मेन परेशानी क्या है। और डिसलेक्सिया की जो डेफिनेशन है आपकी बुद्धि सही होती है, लेकिन आपको सिर्फ लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। तो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स में और भी सिम्टम्स होते हैं जो आपको रोजमर्रा की चीजें करने में परेशानी होता है। और जो आपने टीचिंग पैटर्न की बात कही तो हैंडल विद केयर, बहुत ध्यान से, और भी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिसलेक्सिया। स्टूडियो में विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी कि मिसेस वालिया आप संक्षेप में ये बताएं कि डिसलेक्सिया, ऑटिज्म और ADHD की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। और फिर मैं चाहूंगी कि रमा जी आप बताएं कि स्कूली स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे एजुकेशनल सिस्टम को लेते हुए, लेकिन पहले इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में, बहुत संक्षेप में। तीनों के तीनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन अलग अलग है। इनका आपस में कुछ लिंक हो सकता है, कभी कभी दे आर ओवर कॉम्पनसेटेड, दे आर ओवर लैप्स होते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में आपकी बुद्धि ठीक होती है, आपको सिर्फ लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। ADHD में आपको ध्यान देने में, फोकस करने में और आप में काफी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, आप टिक नहीं सकते हैं एक जगह पे। और ऑटिज्म जो परेशानी होती है उसमें कम्युनिकेशन की, रेपिटेटिव बिहेवियर्स की, और उसमें आपके लैंग्वेज डिलेज होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। कहीं कहीं जगह पे ओवरलैप होता है, लेकिन डिसलेक्सिया एक अलग से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सिर्फ लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। समय कम है, मैं चाहूंगी कि इस विषय को समेटें। जल्दी से बताइए कि स्कूल स्तर पे क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं। स्कूल में क्या हो सकता है कि क्लासरूम सिचुएशन में ये टीचर ध्यान दे के 30 बच्चों में वो बच्चों को खड़ा करके बोले नहीं कि रीड करो, सबके सामने रीड नहीं करवाए, बिल्कुल नहीं करवाए। और आजकल टेक्नोलॉजी यूज कर ले, जैसे कि अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा या वो पढ़ नहीं पा रहा तो स्क्राइब्स होते हैं कि अगर कोई रिव्यू है, एग्जाम्स है, तो कोई और बच्चा वो क्वेश्चन उसके लिए रीड कर ले और कोई और बच्चा उसके लिए लिख ले। बिकॉज और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें ना, ये सब कुछ समझ पाते हैं, सब कुछ सीख पाते हैं। तो एग्जाम्स के टाइम पर ये कर सकते हैं कि स्क्राइब हायर कर सकते हैं, कोई बच्चा दूसरा बच्चा लिख लेगा और पढ़ लेगा उनके लिए। और CBSE ने बहुत सारे अकोमोडेशन प्रोवाइड किए, जैसे कि अगर आपको मैथ्स नहीं लेना है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, बेकरी, आर्ट, म्यूजिक, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्शंस आर देयर दैट यू डोंट हैव टू स्टडी दिस। ओके, तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रयास हैं जो करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत में भी बहुत सारी ऐसी मशहूर महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो इस समस्या से ग्रसित रही हैं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन सामान्य बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है जिसे हम कह सकते हैं, एक परिस्थिति है जिसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा चलते चलते एक कंक्लूडिंग रिमार्क की हम क्या कुछ ध्यान दे सकते हैं सोशल लेवल पे, स्कूल लेवल पे और अदरवाइज, और डायग्नोस लेवल पे प्लीज। लर्निंग डिसेबिलिटी एक लाइफ में एक हिकअप है, अगर जल्दी से उस समस्या का डायग्नोस हो जाए और जल्दी से उस पर काम किया जाए तो ये लाइफ में कभी आपके वो एक स्टॉपेज नहीं बनेगा। और आई फील कि डिसलेक्सिया को एक बीमारी ना समझ के एक ब्लेसिंग समझे। बचपन में शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये अडल्ट लाइफ में जाके ये सारे आप देखोगे, रिसर्च भी दिखाता है कि सारे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज है जिनको, हाँ, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इनकी क्रिएटिविटी, ये बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी सोच थोड़ी सी अलग है बस। तो शायद इसीलिए इसको कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? यस, बिकॉज जैसे मैंने कहा एडल्ट लाइफ में इनको कोप अप करने में बहुत इजी होता है। और अगर आप सही करियर चॉइस ले, ये ना करें कि बिकॉज जो बच्चे का टैलेंट है अगर आपने उसको टैप कर लिया, ये बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें उनको पता है कि बच्चा वीक है,
लेकिन अगर वही बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, थिएटर में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, वो ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड करे ताकि वो टैलेंट उनका टैप हो जाए. दैट इज वाई टॉम क्रूज और ये सारे जो पर्सनालिटीज है, दे आर सो गुड. स्टीवन स्पीलबर्ग, Agatha Christie, she was a writer. All these people are very, very good. लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ लिखने पढ़ने में परेशानी आती है, जहाँ पे एग्जाम नहीं होता, और लिखने पढ़ने में भी अगर आप डिफरेंट अकोमोडेशन यूज कर ले तो वो उसको कॉम्पनसेट करा जा सकता है. अच्छा, एक मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इस पे भी प्रकाश डालें कि ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जब बात करते हैं 2016 की, तो इसके तहत क्या कुछ खास प्रोविजन किए गए हैं या दिए गए हैं? या पीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से सीबीएसई के जो प्रोविजंस है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में ही है. जो अभी रमा ने बोला कि आपको थर्ड लैंग्वेज एग्जाम्प्ट हो सकती है, 9th में आपकी मैथ्स हट सकती है, आपको कुछ और सब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं, आपको स्क्राइब मिल सकता है. तो ये सब जो है ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के नीचे ही प्रोविजंस है जो सीबीएसई की तरफ से पूरे इंडिया में ये अवेलेबल है. लेकिन ये सब लेने के लिए टू यू नो बी एबल टू बी एलिजिबल फॉर दिस, आपको असेसमेंट और डायग्नोज कराना पड़ता है सरकारी अस्पताल से. ये बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेट, ये नहीं कि आप, हाँ, सर्टिफिकेशन इज द बेसिक नेसेसिटी कि आप सर्टिफाई कराए कि मेरे बच्चे में ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सर्टिफिकेट दे दीजिए स्कूल में, और वो स्कूल फिर दे देंगे सारे कॉम्पिटिशन. तो यानी कि शुरुआत कहीं ना कहीं वहां से जहां से हमने की थी, कि सबसे पहले समझदारी से एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक असेसमेंट करना, डायग्नोस, एंड देन उसके आगे की चीजें, कि इसको भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई कमी ना मान के इसको समझें और इसको ट्रीट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल क्योर की जा सकती है. थैंक यू सो मच आप दोनों का. बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आपने ये समझाने की कोशिश की कि क्या है डिसलेक्सिया और कैसे अगर ये चीज है सामने आपके आसपास तो हम इसको डील कर सकते हैं. थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. प्रेशियस, थैंक यू सो मच. सामाजिक, पारिवारिक और शिक्षण नीति के जरिए हम डिसलेक्सिया पीड़ितों की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं. इसके लिए तकनीक का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सारे प्रयास जो हम व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर करते हैं, सभी प्रयासों से डिसलेक्सिया से जूझ रहे लोगों को हम एक सामान्य व्यक्ति बना सकते हैं और उनके छिपे हुनर को निखार सकते हैं. तो हमारा आज का विषय और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी सुझाव, अपनी राय हमसे जरूर साझा करें. और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही. याशु को दीजिए इजाजत. नमस्कार.